आज हम पढ़ेंगे, इससे पहले ना हमारा जो हमने मुगल एम्पायर शुरू किया था, मुगल एम्पायर में हमने बाबर से लेकर औरंगजेब तक ऑलमोस्ट कवर कर दिया, जिसमें जो है वो हमने आर्ट एंड कल्चर भी जो है वो मुगल एम्पायर का कवर कर दिया। अलग से भी हम आर्ट एंड कल्चर को करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे अभी साथ साथ में भी थोड़ा बहुत जो है वो पढ़ते चलेंगे, ताकि अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो इजीली जो है वो हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ पढ़कर जो है वो कवर अप कर दें। तो आज हम बात करेंगे लेटर मुगल्स की। मुगल्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक अर्ली मुगल्स और एक लेटर मुगल्स, यानी कि औरंगजेब की डेथ से पहले के जितने भी मुगल्स थे उनको हमने अर्ली मुगल्स कहा था, और लेटर मुगल्स वो जो औरंगजेब की डेथ के बाद हुए। ये एक टॉपिक ये पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अराइवल्स ऑफ द यूरोपियंस। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से जो है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का बेस भी बनता है और क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना। लेटर मुगल्स में सबसे पहले हमने, अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, मुगल्स को पढ़ने के बाद जो है वो आपको ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो हिस्ट्री जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री चलने वाली है। हम तीन टीमों में पढ़ेंगे, यूरोपियंस यानी कि फॉरेनर्स, दूसरे नेटिव रूलर्स और तीसरे कॉमन मैन। ये तीन पर्सनैलिटीज़ को जो है हमने जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। फॉरेनर्स को हम आज कवर कर देंगे कि कौन कौन किस तरह से भारत में आया आफ्टर, जो हम ये पढ़ेंगे लेटर मुगल्स को पढ़ने के बाद, जिसमें नेटिव रूलर्स, ठीक है ये याद रखना, मतलब सेकंड जो आता है वो नेटिव रूलर्स आते हैं, और तीसरा कॉमन मैन, यानी कि 1857 के 1857 के रिवोल्ट के बाद जो बचा, और ईस्ट इंडिया कंपनी, या फिर ब्रिटिश रूल वर्सेस जो कॉमन मैन होगा, ये हम 1857 के बाद पढ़ेंगे, जब 1857 तक हम पहुंचेंगे। तो ये दो फेजेस थी जिनको हमने कवर कर दिया है, अर्ली और लेटर। ठीक है, आज हम बात करेंगे लेटर मुगल्स की। फिर उसके बाद हमारा एक चैप्टर रहेगा, वो रहेगा रीजनल क्लास, रीजनल स्टेट्स के ऊपर, जिसमें हम पंजाब, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, कर्नाटक, ये सबको कवर करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अर्ली मुगल्स में हमने पढ़ा था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुझे जल्दी से बताओ कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई है और किसके बीच में हो रखी है। सर ये हुई 1556 में। ठीक है, और किस किस के बीच में हुई थी ये। सर अकबर और आपने हेमू के बीच में बताया था। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हरलीन मैम, आप बताओ कि जो बैटल ऑफ खानवा है वो किस किस के बीच में हुई है। सर बाबर और मेवाड़ सांगा के बीच में। मेवाड़ का राणा संगा, ठीक है। बैटल ऑफ घाघरा। सर बाबर और लोधी के बीच में, महमूद लोधी। ठीक है, मुझे बताओ कि जो जहांगीर था, जहांगीर का दूसरा नाम क्या था। सर खुरम। खुर्रम या हाँ सलीम, खुरम। या सलीम। सलीम यस यस। सलीम। हाँ सर। सलीम या खुर्रम क्या था मैम। खुरम। सलीम नहीं सर, ये वाला पार्ट। जहांगीर का जो नाम था वो सलीम था, ठीक है ये याद रखना। ठीक है, जहांगीर को जो है वो सलीम कहते थे, और शाहजहां का नाम खुर्रम था, तो ये माइंड में रखना। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं लेटर मुगल्स को। लेटर मुगल्स को पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि औरंगजेब की डेथ के बाद ऐसा क्या हुआ कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि 1707 में हम कहते हैं कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन, डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, मतलब जो बड़ा मुगल एम्पायर जिसने जो है वो पूरे भारत पर जो है वो रूल किया, वो जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इसके कारण है कुछ, ठीक है, तो वो कारण को हम देखते हैं। तो सबसे पहला था कि जागीरदारी क्राइसिस। जागीरदारी क्राइसिस यानी कि जागीर जो है वो देते थे ना, एज अ सैलरी की फॉर्म में जो है वो मुगल एम्पर जागीर देते थे अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उनको। तो उसमें क्राइसिस हुए। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो कमज़ोर पड़ गया, तो जिसकी वजह से जो ऑफिशियल्स थे वो करप्ट हो गए। करप्ट हो गए तो उन्होंने क्या किया, जागीर को जो वापस करना मना कर दिया, वहां पर करप्शन करना शुरू कर दिया, और वो स्ट्रांग होने लग गए। पहला पॉइंट। दूसरा, वीक एम्परर्स। जो औरंगजेब के बाद के जितने भी एम्परर हुए वो उतने ताकतवर नहीं थे एज कंपेयर टू औरंगजेब या अकबर। थर्ड है करप्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो हमारा जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें करप्शन हो गया था, मतलब कि जो नॉबल्स थे वो भी पैसा खा रहे थे,
ठीक है। और वो जो है वो धोखाधड़ी कर रहे थे, तो इससे क्या है कि लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी, और करप्शन भी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू हो गया था। लैक ऑफ नॉबिलिटी, जैसे बैरम खान का मैंने आपको बताया था कि अकबर तो छोटा था, बैरम खान के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो खुद जो है वो एम्परर बन जाए, लेकिन वो वफादार था इसलिए उसने धोखा नहीं दिया। लेकिन अब जो लेटर मुगल्स थे, यहाँ पर जो है वो वफादारी वाला कंसेप्ट जो वो बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया था। दैट यहाँ पर जो है वो कोई इतना वफादार नहीं था। ठीक है, नॉबल्स जो है वो धोखाधड़ी कर रहे थे। इवन नॉबल्स जो है वो आप आगे आगे पढ़ोगे कि वो एम्परर को ही मार देते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक क्राइसिस। दैट मीन्स यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन, जो मुगल्स का रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम था वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रोविंसेस के ऊपर डिपेंड था। मतलब गवर्नर जो है वो पैसा कलेक्ट करके जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को देंगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं था। गवर्नर जब करप्ट हो गए, जब गवर्नर्स ने खुद का ही जो है वो रूल करना शुरू कर दिया, तो सेंट्रल के पास जो है वो पैसा आना कम शुरू हो गया। तो जिसकी वजह से जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये क्राइसिस भी जो है वो डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वॉर बर्डन, जैसे औरंगजेब ने जो है वो दक्कन पॉलिसी के अंडर जो है वो औरंगजेब क्या कर रहा था, दक्कन में लड़ाइयाँ लड़ी जा रहा था। ठीक है, कभी मराठा के साथ लड़ाई लड़ रहा है, कभी बीजापुर के साथ, कभी गोलकुंडा के साथ। तो उससे क्या है कि वॉर के ऊपर खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इसकी वजह से भी जो है वो कहीं ना कहीं जो रॉयल ट्रेजरी थी उसमें जो है वो काफ़ी जो है वो उसको घाटा जो है वो उठाना पड़ा। ये ध्यान रखना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है राइज ऑफ अदर पावर्स। जब एक का डिक्लाइन होता है, एक अंपायर का डिक्लाइन होता है, तो दूसरी पावर्स का राइज होना शुरू होता है। तो जैसे मराठास का राइज होता है, सिख यहाँ पर राइज करते हैं, प्लस यूरोपियंस का होल्ड जो है वो इंडिया में इंक्रीज होना शुरू होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये भी मिलिट्री क्राइसिस। मिलिट्री क्राइसिस का मतलब ये हो गया कि इन शॉर्ट अगर हम इसको समझे कि जब देखो पैसा नहीं है तो सैलरीज कैसे पे करेंगे, सैलरीज नहीं पे कर पाएंगे। तो सैलरीज नहीं पे कर पा रही है तो क्या हो, मिलिट्री विद्रोह करेगी। तो यह वहां पर भी ऐसा देखा गया है कि मिलिट्री क्राइसिस हुए, सैलरी नहीं पे कर पा रहे, दो दो तीन तीन महीने की सैलरियां रह जाती थी, तो जिसकी वजह से जो है वो आर्मी ने भी जो है वो रिवोल्ट किया अगेंस्ट द एम्परर। तो ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जो है वो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन जो है वो हुआ है। और मुगल एम्पायर में अब हम बात करते हैं लेटर्स मुगल एम्परर्स की, कि कौन कौन जो है वो लेटर मुगल एम्परर्स होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहादुर शाह, ये सीक्वेंस सारा का सारा याद कर लेना। देन उसके बाद बहादुर शाह के बाद आते हैं जहांदर शाह, फिर फारूक सियार। ठीक है, फारूक सियार के बाद दो जो है वो दो एम्परर बनते हैं जिनका नाम है राफी उस दाराजट और राफी उस दौला। ये जो है वो 1719 में बनते हैं, और इनको जो वजीर इनको एम्परर बनाता है वही इनको मार देता है। देन उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला बनते हैं, फिर अहमद शाह बनते हैं, फिर आलमगीर सेकंड बनते हैं, देन फिर शाहजहां थर्ड बनते हैं, फिर उसके बाद शाह आलम सेकंड बनते हैं, और फिर अकबर सेकंड। तो ये जो है वो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग में, या आपको सीक्वेंस के फॉर्म में पूछा जा सकता है यहाँ से, तो ये ध्यान में रखना। कुछ और फैक्टर्स ये मैंने अलग से लिखे हैं, क्योंकि मेंस में अगर आपको लिखना है तो मेंस में आपको जो है वो इस तरह से काम आ सकता है। तो ये मेंस का कंटेंट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड किया है इसमें। आपको क्वेश्चन बन सकता है कि किस तरह से जो है वो औरंगजेब जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के लिए। इन वट वे औरंगजेब रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो उसके रिगार्डिंग में हम औरंगजेब की पॉलिसीज को पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी, औरंगजेब ने क्या किया, जजिया को जो है वो अबॉलिश नहीं किया, जजिया को री इम्पोज कर दिया, उसने अदर रिलीजियस टैक्स लगाए। क्या होता है जजिया, कौन बताएगा, जजिया बताओ। जजिया मैंने बताया था क्लास में भी। सर जो गैर मुस्लिम में कर होता है जी। नॉन मुस्लिम टैक्स रिलीजियस टैक्स है। धार्मिक वगैरह कोई। ठीक है, तो जजिया जो है वो काइंड ऑफ रिलीजियस टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। ठीक है, याद रखना। तो औरंगजेब ने इसको री इम्पोज किया था, अकबर ने इसको हटा दिया था, और औरंगजेब ने इसको दोबारा से लगाया। पहला पॉइंट, ठीक है, कि रिलीजियस पॉलिसी। दूसरा, ये ऑर्थोडॉक्स था, औरंगजेब ऑर्थोडॉक्स था। तो इसने क्या किया, बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रक्ट भी किया, नए टेम्पल्स को बनाने से मना कर दिया, और जो पुराने टेम्पल थे उनकी रिपेयर करने से भी मना कर दिया। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो एक कारण है औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी में जो कवर होता है। देन उसके बाद औरंगजेब का दक्कन कैंपेन। औरंगजेब का दक्कन कैंपेन का मतलब ये हो गया कि 3 प्लेसेस, बीजापुर, गोलकोंडा, ये याद रखना, बीजापुर, गोलकोंडा और मराठा, ये तीनों के साथ जो है वो औरंगजेब लड़ाइयाँ लड़ रहा था। तो जिसकी वजह से जो है वो मुगल पॉलिटी में जो है वो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में और पूरे का पूरा जो है वो क्राइसिस यहाँ पर देखे गए हैं। 2 पॉइंट। तीसरा, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, कि
औरंगजेब ने क्या किया कि जो जो टैक्स कलेक्शन उसके पास हो रही थी, जितना भी रेवेन्यू आ रहा था, वो सब कहाँ फाइनेंस कर रहा था, वो कर रहा था अपने दक्कन कैंपेन में। उसका इंटरेस्ट था कि मुझे दक्कन को पूरा जीतना है, मुझे दक्कन को पूरा कैप्चर करना है। तो वो सारा का सारा उधर फाइनेंस कर रहा था, जिसकी वजह से जो है वो फाइनेंशियल जो है वो मिसमैनेजमेंट हो गई थी। कहाँ तो उसको रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उसने पूरा ढक्कन पे ही ध्यान दिया। तो ये फैक्टर हो गया। और फाइनेंस जो जब आप फाइनेंसिस मिसमैनेज कर रहे हो तो वो फाइनली इसमें कन्वर्ट होते हैं इकोनॉमिक ड्रेन में, और ये ड्रेन कहाँ की तरफ को हो गया, ढक्कन की तरफ। देन उसके बाद औरंगजेब की जो नेक्स्ट जो औरंगजेब के फैक्टर रिस्पॉन्सिबल में आता है, वो आता है कि सक्सेशन क्राइसिस। दैट मीन्स औरंगजेब जो है वो राजा बना, औरंगजेब जो एम्परर बना अपने सारे भाइयों को मार के। तो इसके बाद क्या हुआ है कि दूसरे जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसके लिए भी एग्जाम्पल सेट हो गया कि अपने भाइयों को मारो और एम्परर बन जाओ। तो बहादुर शाह ने भी ऐसा किया कि अपने भाइयों को मारा और खुद एम्परर बन गया। सेम एज इट इज़ औरंगजेब ने भी किया था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा उसके बाद है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। औरंगजेब ने क्या किया, सारी पावर अपने पास रख ली। तो उससे क्या होगा कि सारे डिसीजन वो खुद ही ले रहा है, तो एक तो उसके ऊपर खुद भी प्रेशर आ गया, दूसरा वो कैपेबल था उन प्रेशर्स को हैंडल करने के लिए, लेकिन जो उसके नॉबल्स थे, जो उसके गवर्नर्स थे, उनके पास पावर्स ही नहीं रही। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे, वो औरंगजेब का विद्रोह करने लगे। तो ये भी एक फैक्टर था जो है वो औरंगजेब की पॉलिसीज के अंदर जो है वो कवर होता है। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर फैक्टर्स में जागीरदारी क्राइसिस में आपको बता चुका हूँ। वीक सक्सेसर्स जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। राइज ऑफ रीजनल पावर्स, यानी कि जाट, सिख, मराठाज, इनका राइज होता है। फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स। अब पूरा का पूरा मुगल एम्पायर, जैसे अगर हम बात करें, ये जो है वो पूरा मुगल एम्पायर है, ठीक है, दिस इज मुगल एम्पायर। ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसमें पूरे में मुगल एम्पायर था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये मान लो ये है दिल्ली, अब ये हो गई कमजोर, तो दिल्ली का होल्ड जो है वो यहाँ पे कम होने लग गया। तो फाइनली क्या हुआ कि अंपायर टूट कर जो है वो हैदराबाद, अलग अलग छोटी छोटी रियासतें बननी शुरू हो गई, जो पहले तो मुगल अंपायर में ही थी, लेकिन बाद में इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। जैसे बंगाल इसी तरह बनता है, हैदराबाद इसी तरह बनता है। और जब हम रियासतें पढ़ेंगे तो हम बंगाल को पूरा कवर करेंगे, वहाँ हम ये सब जो है वो अच्छे से देखेंगे। लैक ऑफ रिफॉर्म्स। औरंगजेब या उसके बाद के जो एम्परर थे, उन्होंने रिफॉर्म्स की तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। करप्शन और ट्रांसपेरेंसी इशू जो है वो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसकी वजह से भी जो है वो जो आपका जो है वो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन जो है वो हुआ है। देन उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फॉरेन इन्फ्लुएंसेस, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चैलेंजेस नहीं थे, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी थे। जैसा फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, ब्रिटिशर्स एज वेल एज यूरोपियंस, यहाँ पर हम यूरोपियंस वर्ड यूज करते हैं, यूरोपियंस का कंट्रोल हो गया था ट्रेड और कॉमर्स के ऊपर। तो जिसकी वजह से ट्रेड एंड कॉमर्स उनके हाथ में चला गया था, तो क्या है, पैसा तो बाहर जा रहा है, पैसा तो यहाँ पर रह ही नहीं रहा। तो उसकी वजह से भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस रहे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नादिर शाह का अटैक। नादिर शाह ये पर्शियन रूलर था, इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, और इसने जो है वो जब भारत पर अटैक किया, ठीक है, उस टाइम पे जो मुगल एम्परर था उसको हराया। तो इसकी वजह से क्या है कि वो काफ़ी नुकसान जो है वो मुगल एम्पायर को फेस करना पड़ा, और वो भी कहीं ना कहीं जो है वो डिक्लाइन में जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो ये फैक्टर्स याद रखना। एग्रीकल्चर में कोई रिफॉर्म्स नहीं किया, और जो नॉबिलिटी थी, जो नॉबल्स, मतलब मुगल एम्पायर जिस नॉबिलिटी के लिए फेमस था, वो यहाँ पर जो है बिल्कुल जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। याद रखना, नॉबिलिटी की नॉबल्स कैपेबल थे, लेकिन वो लॉयल नहीं थे, वो ऑनेस्ट नहीं थे, वो अपने इंटरेस्ट पर, उनका अपना इंटरेस्ट ज़्यादा था, देन उसके बाद जो है वो स्टेट। तो ये फैक्टर याद रखना, नॉबल्स के लिए खुद के इंटरेस्ट पहले हो गए थे, बाद में स्टेट, यानी कि बाद में नेशन। सेम एज इट इज पहले क्या था, पहले मतलब औरंगजेब से पहले क्या था, औरंगजेब से पहले यह था कि नॉबल्स के खुद के इंटरेस्ट बाद में होते थे, पहले उनके लिए एम्परर जो है या फिर राज्य जो है वो पहले आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उनके खुद के इंटरेस्ट जो है वो पहले हो गए और राज्य बाद में। तो ये फैक्टर, लेकिन नॉबल्स यहाँ पर कैपेबल थे, ये बात याद रखना। तो शुरू करते हैं बहादुर शाह के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहादुर शाह वन, इसको बहादुर शाह वन कहते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1707 से लेकर 1712। ये क्या है, औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद ये अपने भाइयों को मारकर जो है वो राजा बन जाता है, एम्परर बन जाता है। और एम्परर जब बनता है तो उस टाइम इसकी एज होती है 63, यानी कि एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास कम टाइम है वो एम्परर बन गया। और इसके पास जो टाइम था वो 5 साल का था, यानी कि 1707 से लेकर 1712 के बीच में। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत कोशिश करता है
कि कुछ रिफॉर्म्स करता है कि कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर को जो है वो थोड़ा बहुत सुधारा जाए, उसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये याद रखना, ठीक है। तो ये क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, दोस्ती करनी शुरू करता है। अगर आपको अपने साम्राज्य को बचाना है दुश्मनों से तो क्या करना पड़ेगा, दोस्ती करनी पड़ेगी। तो ये क्या करता है कि सबसे पहले जो है वो गुरु गोविंद सिंह यानी कि सिख जो औरंगजेब के अगेंस्ट थे उस टाइम पे, उनसे दोस्ती करता है। ये क्या करता है, हायर मनसबदारी मतलब हायर रैंक देता है गुरु गोविंद सिंह जी को, ठीक है। जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं मुगल जो आर्मी थी उसमें रिफॉर्म्स करने की। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी की जो है वो 1708 में जो है वो यहाँ पर डेथ हो जाती है। तो उसके बाद वो भी जो है वो फेल्ड हो जाता है, और अंडर बंदा सिंह बहादुर सिख जो है वो रिवोल्ट करते हैं बंदा सिंह बहादुर के अगेंस्ट, बहादुर शाह के अगेंस्ट। तो बंदा सिंह बहादुर के अंडर जो है सिख जो है वो रिवोल्ट करते हैं बहादुर शाह के अगेंस्ट। तो ये फैक्टर यहाँ पर याद रखना। तो यहाँ किसका नाम आता है, बंदा सिंह बहादुर का, बंदा सिंह बहादुर का। वो जो है वो रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट बहादुर शाह वन, ये याद रखना, ठीक है। और बहादुर शाह का जो दूसरा नाम था ना वो याद रखना, ये पूछा जाता है पेपर में। जो मुज़य्यम है ये बहादुर शाह का दूसरा नाम था, ये जो है वो एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो ये ट्राई करते हैं वो करते हैं राजपूतों के साथ दोस्ती करते हैं। तो जो राजपूत उसमें अगर हम बात करें सवाई जय सिंह, तो उनको महाराजा का टाइटल देते हैं सवाई जय सिंह को, और जो है वो ने जो है वो अंबर का महाराजा डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन उससे उतना ज़्यादा उन्हें कामयाबी नहीं मिलती है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैंने सवाई जय सिंह के रिगार्डिंग जो है वो मैंने हमारे ग्रुप में जो है वो बहुत सारे जो है वो नोट्स भी शेयर किए हैं, ठीक है। वो सारे के नोट्स बनाते रहना, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मुझे मिलते रहते हैं, जब मैं खुद पढ़ रहा होता हूँ तो मैं वो शेयर कर देता हूँ सारे के सारे, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है जो इन्होंने मराठा। अब औरंगजेब और मराठा की नहीं बन रही थी आपस में, ठीक है। ये बात समझना कि औरंगजेब वर्सेस जो है वो मराठा चल रहा था। इसमें जो है वो शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। शिवाजी की मृत्यु के बाद जो है वो दूसरे जो मराठा जो बनते हैं वो है संभाजी। संभाजी को भी जो है वो औरंगजेब मार देते हैं। और जब संभाजी को मार देते हैं तो उनके बेटे थे शाहू जी। औरंगजेब के बारे में याद रखना कि औरंगजेब ने शिवाजी के साथ तो दुश्मनी थी, ठीक है। उसके बाद संभाजी को मार देते हैं जो शिवाजी के बेटे थे। देन उसके बाद संभाजी के बेटे थे शाहू जी। शाहू जी के साथ ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, काइंड ऑफ अ ट्रीटी, कि आप जो हो वो मेरे कोर्ट में रहोगे। मतलब औरंगजेब क्या करते हैं, चालाकी के साथ शाहू जी को जो है वो अंडर कंडीशन, मराठास अपने वचन के पक्के होते थे, तो उस कंडीशन में जो है वो शाहू जी को जो है वो अपने पास जो है वो हाउस अरेस्ट करके रख लेते हैं। एक तरह से मतलब अपने महल में ही रख लेते हैं, और उनको रिस्पेक्टेबल पोजीशन देते हैं। ऐसा नहीं करते कि उन्हें फोर्स करते हैं कि आप जो वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। उनको रिस्पेक्टफुली रखते हैं अपने पास, और ये कंडीशन रखते हैं कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक आप जो हो वो लीव नहीं करोगे। बहादुर शाह वन जब एम्परर बनते हैं तो वो शाहू जी को रिलीज कर देते हैं। ये कंसेप्ट अभी जब मराठा हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पर समझ आ जाएगा आपको। यहां ये याद रखना कि बहादुर शाह ने जो है वो रिलीज कर दिया शाहू जी को, जिसमें शाहू को रिलीज करने के बाद वो शाहू को मराठा किंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि शाहू जी जो है वो मराठा सरदार है। अब होता क्या है कि जब शाहू जी तो कैद में होते हैं मुगल, तो उस टाइम पे मराठा सरदार तो कोई ना कोई होगा। तो उस टाइम पे जो मराठा सरदार थे वो थे शिवाजी सेकंड। शिवाजी सेकंड जो थे वो राजा राम यानी कि दो भाई थे। देखो शिवाजी शिवाजी के दो बेटे थे, एक संभाजी और दूसरा थे राजा राम। जब संभाजी मर जाते हैं तो आइडली शाहू जी बनने चाहिए थे मराठा, क्योंकि बेटा था इनका ये। लेकिन ये कैद में थे तो बनते हैं राजा राम। राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1700 में। तो उसके बाद बनते हैं नेक्स्ट यहां पर शिवाजी सेकंड। तो जब शाहू जी यहां पर 1707 में रिलीज हो गए तो फिर इन दोनों के बीच में जो है वो वर्सेस, इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई कि नेक्स्ट जो है वो कौन जो है वो मराठा सरदार बनेगा। और अगर बहादुर शाह एक्सेप्ट कर लेते कि शाहू जी जो है वो मराठा सरदार है तो फिर ये लड़ाई होती ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को कहते हैं कि जो बहादुर शाह थे उनकी जो पॉलिसी थी मराठा की तरफ वो फुली हार्टेड नहीं थी, हाफ हार्टेड थी। मतलब उन्होंने शाहू जी को रिलीज तो कर दिया बट नॉट एक्सेप्टेड एज मराठा सरदार। तो इसकी वजह से मराठा की जो पॉलिटिक्स थी उसमें क्राइसिस जो है वो शुरुआत हो जाती है।
पहला पॉइंट ये ये याद सर रखना। क्या लिखा है, बट फेल टू ग्रांट? ये मैं बताता हूँ अब अभी, पहले ये समझो। ये यहाँ तक समझ आ गया? मतलब शिवाजी के 2 बेटे थे, संभाजी, शाहूजी। हाँ जी। संभाजी की डेथ हो गई वॉर संभाजी में, को मार है ना? संभाजी को मार मार दिया दिया। औरंगजेब ने। हाँ, ठीक है। फिर शाहू जी के साथ एग्रीमेंट हो गया, मतलब उनको हाउस अरेस्ट पे रखने का। तो फिर उस टाइम पे जो किंग बने मराठास के, वो थे राजा राम। राजा राम। ठीक है। फिर राजा राम फिर राजा राम की डेथ हो गई 1700 में। अच्छा। इसको और इन शॉर्ट समझो, देखो सबसे पहले आ गए ऊपर शिवाजी, ठीक है। फिर शिवाजी के बाद इनके दो बेटे थे, एक थे संभाजी, और दूसरे थे राजा राम। नहीं, शाहू जी। संभाजी, पहले शिवाजी, ठीक है, ये हाँ, हो गए हाँ। शिवा, ये हो गए शिवाजी। फिर हो गए संभाजी। संभाजी के बेटे थे शाहू जी, अच्छा, अच्छा। ठीक है। और यहां पर जो बेटे थे वो थे शिवाजी सेकंड। अब देखो आइडली पहले ये मराठा सरदार थे, फिर ये मराठा सरदार थे, फिर इसके बाद बनना तो शाहू जी को चाहिए था, लेकिन शाहू जी जो है वो कैद में होते हैं औरंगजेब की, तो यहां पर बन जाते हैं इसके बाद राजा राम। तो राजा राम की मृत्यु हो जाती है 1707 में, सॉरी 1700 में, यहां पर मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद बनने चाहिए थे शाहू जी, लेकिन शाहू जी फिर से कैद में होते हैं, तो शाहू जी नहीं बन पाते, तो इसके बाद बन जाते हैं शिवाजी सेकंड। जब 1707 में शाहू जी को रिलीज कर देते हैं और बहादुर शाह, तो फिर शाहू जी बोलते हैं शिवाजी को, देखो मैं वापस आ गया हूँ, अब मुझे जो है वो मेरा जो जो मैं अब मैं मराठा सरदार हूँ, मेरी गद्दी जो है वो मुझे वापस कर दो। तो शाहू जी शिवाजी मना कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो वर्सेस शुरू हो जाती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। अब क्लियर हो गया? हाँ जी, सर। देन नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर है कि रिलीज शाहू जी एंड ग्रांट सरदेशमुखी बट फेल टू ग्रांट चौथ। अब ये दो टैक्स है, एक है चौथ और एक है सरदेशमुखी, ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी ये टैक्स है, मराठास को दिए जाते थे ताकि मराठास रेड ना करे। मराठास की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो कहीं ना कहीं जो वो इन दो टैक्सेस के ऊपर बेस्ड थी। मतलब मराठास क्या करते थे, मुगल टेरिटरीज में रेड करते थे और इन रिटर्न जो है वो वहां से टैक्स कलेक्ट करके लेकर आते थे। तो मुगल एम्पायर ने जो है वो डील साइन की थी कि आप जो हो वो रेड नहीं करोगे, इन रिटर्न हम जो है वो आपको चौथ और सरदेशमुखी जो है वो इस एरिया की दे देंगे। मतलब आप इस एरिया पे जो है वो टैक्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। तो चौथ कुछ परसेंट टैक्स था और सरदेशमुखी कुछ कुछ परसेंट टैक्स था जो चौथ के ऊपर लगता था, एडिशनल टैक्स। ये टैक्स है दोनों, याद रखना, चौथ और सरदेशमुखी क्या है, टैक्स जो मराठास कलेक्ट करते थे टू अवॉइड रेड्स, कि वो रेड्स नहीं करेंगे अगर वो चौथ और सरदेशमुखी उनको मिल रही है। क्लियर, ये समझ आ गया? हाँ जी, सर। अभी ये मराठास में जब हम इसको पढ़ेंगे चौथ और सरदेशमुखी, तो वहां बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये जुड़ा हुआ। यहाँ सिर्फ ये समझना कि इन्होंने जो है वो ये दोनों क्या थे, टैक्स सिस्टम थे, जिसमें शाहू जी को जो है वो जब रिलीज करते हैं तो उनको ग्रांट कर देते हैं सरदेशमुखी, मतलब वो एक टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते। ठीक है, सर। चैलेंजेस में अगर हम बात करें, और मतलब जब बहादुर शाह बने तो उनके पास इकोनॉमिक क्राइसिस तो ऑलरेडी थे, ठीक है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। बंदा सिंह बहादुर जो है वो रिबेल करते हैं आफ्टर गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ के बाद, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, राइज ऑफ यूरोपियन पावर। इस टाइम पे यूरोपियंस का जो होल्ड था साउथ इंडिया में वो इंक्रीज हो जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स में। फिर एक पर्सनालिटी है, मुगल हिस्टोरियन था ये, काफी खान। इसने जो है वो बहादुर शाह को टाइटल दिया है शाह बेखबर का। शाह बेखबर का टाइटल दिया है काफी खान ने बहादुर शाह वन को, और बहादुर शाह वन का जो नाम है वो है मुजयम। तो यही याद रखना है, इतना काफी रहेगा बस पूरा का पूरा, जितना बहादुर शाह के बारे में, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर शाह जो है नेक्स्ट जो है वो एम्परर बनते हैं, और ये सिर्फ एक साल के लिए एम्परर बनते हैं। तो इनके पास जो चैलेंज था सबसे पहला वो था बंदा सिंह बहादुर का। बंदा सिंह बहादुर जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर जो है वो अपना जो है वो खालसा पंथ के जो है वो
पंजाब में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करता जा रहा था और रीजन जो है वो एक के बाद एक कैप्चर करे जा रहा था, पहला। दूसरा, जहांगीर शाह जो है वो उतने कैपेबल नहीं, यहां से एक बात समझना कि जितने भी मुगल एम्परर है अभी इसके बाद होंगे वो उतने कैपेबल नहीं है कि वो खुद राजा बन जाए। तो उन्हें राजा बनाया किसने? वजीर ने। तो सारी की सारी जो कमांड होगी वो किसके हाथ में होगी? वजीर के हाथ में। तो यहां पर अब वजीरों का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जब जहांगीर शाह राजा बन जाते हैं तो उनके पास पहला तो चैलेंज था बंदा सिंह बहादुर का, दूसरा उनके पास चैलेंज था इकोनॉमिक क्राइसिस का। ठीक है, दो याद रखना, दो पॉइंट्स याद रखना। अब ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये भी कोशिश करते हैं सबसे पहले दोस्ती करने की राजपूतों के साथ, क्योंकि देखो सिख जो है वो अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं, मराठाज अगेंस्ट हो गए, तो बचा कौन? राजपूत। तो राजपूतों में दोस्ती करते हैं मिर्जा राजा सवाई जयसिंह ऑफ अंबुर, इसके साथ कहीं ना कहीं जो है वो दोस्ती करते हैं। दूसरा, ये महाराजा का टाइटल देते हैं अजीत सिंह को, अजीत सिंह ऑफ मेवाड़ जो था उसको महाराजा का टाइटल देते हैं। तो देखो, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह ऑफ अंबुर और दूसरा अजीत सिंह ऑफ मेवाड़, ये दो इंपॉर्टेंट राजपूत थे जिनके साथ जो है वो ये दोस्ती करते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा ये, अब इसको वजीर ने बनाया, इसको एम्परर बनाया वजीर ने, तो चलेगी किसकी? वजीर की। तो दैट मीन्स ये राजा जो है, ये एम्परर जो है वो क्या है? पपेट। तो ये फर्स्ट पपेट किंग भी है, जहांगीर शाह फर्स्ट पपेट किंग भी है। ठीक है, इसको जिस वजीर ने इसको सपोर्ट किया था उसका नाम था जुल्फिकर खान। ये पर्सनालिटी का नाम याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुल्फिकर खान इसका वजीर था जिसने जो है वो इसको क्या किया? एम्परर बनाया। और ये पपिट फर्स्ट पपिट किंग भी है। एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, डक्कन चैलेंज जब मैंने यहां पर लिखा है तो ये याद रखना, डक्कन चैलेंज का मतलब हो गया आपका मराठास। जो चौथ और सरदेश मुखी शिवाजी, मतलब जो बहादुर शाह ने जो सरदेश मुखी ग्रांट की थी, चौथ नहीं की थी, जहांगीर शाह ने चौथ और सरदेश मुखी दोनों ग्रांट कर दी थी मराठा को। दैट मीन्स इसने क्या किया, जो आपका शाहू जी थे, शाहू जी को जो है वो पेशवा जो है वो शाहू जी को मराठा सरदार जो है वो एक्सेप्ट किया। दूसरा, अगर आप मैं किसी को फेवर कर रहा हूं तो दैट मीन्स मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होता है कि एज ए एम्परर पॉलिटी में अगर हम बात करें कि एम्परर अगर शाहू जी को ग्रांट कर रहा है तो दैट मीन्स शाहू जी क्या है, शाहू जी के साथ वो क्या कर रहा है? दोस्ती कर रहा है। तो दैट मीन्स यहां से चौथ और सरदेशमुखी देने का मतलब क्या हो गया कि ट्राई टू डू फ्रेंडशिप विद द मराठास। और ये जजिया को जो है वो अबॉलिश कर देता है। इसको लगता है कि जो जजिया जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो रीजनल रिवोल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए जो है ये जजिया को भी जो है वो अबॉलिश कर देता है। इसका वजीर था जुल्फिकर खान। ठीक है, ये एक यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस थे, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस को ठीक करने के लिए, रेवेन्यू क्राइसिस को ठीक करने के लिए एक रेवेन्यू मेथड लेकर आता है जिसको बोलते हैं इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम। इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम, इसमें क्या होता था कि सबसे पहले तो है जो ज़मीन है वो फार्मर्स को दी जाती थी खेती करने के लिए। पहले फार्मर्स को है ज़मीन देते थे खेती करने के लिए और देन उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट किया जाता था। तो ये था इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम। और ज़मीन देते थे, लेकिन जो कलेक्शन का सिस्टम था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था, उसमें कोई फिक्स टैक्स नहीं था कि कितना कलेक्ट करना है कितना नहीं करना है। ज़मींदार अपनी मर्जी से जो है वो कलेक्ट करते थे और कोई फिक्स जो है वो रेट्स नहीं थे। तो जिसकी वजह से मतलब एक ऑफिशियली तो फिक्स थे लेकिन ज़मींदार जितना कलेक्ट कर रहे हैं उतने फिक्स नहीं थे। तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉस्पेरिटी थी वो ख़त्म हो जाती है और कहीं ना कहीं ये जो है वो सिस्टम जो है वो उतना सक्सेसफुल जो है वो नहीं रहता है। तो ये फैक्टर याद रखना। इजारा रेवेन्यू फार्मिंग सिस्टम दैट इज स्टार्टेड बाय द जुल्फिकर खान। बेसिक जुल्फिकर खान के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बन सकता है पेपर में और बहुत चांसेस भी है यहाँ से क्वेश्चन आने के। जुल्फिकर खान का जो पुराना नाम था वो था मोहम्मद इस्माइल, या इस्माइल भी इसको हम कह सकते हैं, तो मोहम्मद इस्माइल इसका नाम था। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ये जो है, अब यहाँ पर आपको एक फैक्टर और समझाता हूँ मैं। शिया सुन्नी कंसेप्ट आपको मुस्लिम्स में पता होगा। तो जैसे वजीर थे शिया सुन्नी, यहाँ पर चार वजीर हैं, चार मतलब चार फैमिलीज थी वजीरों की। हिंदुस्तानी, ईरानी, ये नोट डाउन कर लो, हिंदुस्तानी, ईरानी, तुर्रानी यानी कि और अफगानी, ये चार नोबल फैमिलीज थी, इनकी आपस में बनती नहीं थी। मतलब ये चार नोबल फैमिलीज और दो ग्रुप थे, एक शिया और शिया वर्सेस सुन्नी चलता था। यानी कि अगर जुल्फिकर खान जो है
वो किससे बिलोंग कर रहा है, सुन्नी से बिलोंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो शिया है उसके साथ इसकी नहीं बन रही है। तो जो शिया नॉबल है वर्सेस जुल्फिकर खान जो है वो रहेगा ही रहेगा कोर्ट में। यानी कि अगर दो नॉबल्स हैं, किसी किसी ये एम्परर है और एम्परर के जो है वो दो नॉबल है, एक ये दो नॉबल्स हैं, तो इन दोनों की जो है वो अगर ये दोनों सेम है, मतलब ये भी शिया है और ये भी शिया है, तो तब तो इनकी आपस में बनेगी। लेकिन अगर ये शिया है और ये सुन्नी है तो इनकी आपस में नहीं बनेगी, तो यहाँ पर भी वर्सेस रहेगा। मतलब कोशिश रहेगी कि एक वजीर सोचेगा कि मैं राजा के क्लोज रहूं, दूसरा सोचेगा कि मैं राजा के क्लोज रहूं, तो इससे इन दोनों के बीच में जो वो लड़ाइयाँ रहेगी, जिसको ट्रेशल ऑफ पावर भी कहते हैं। तो ये याद रखना, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो आपने क्या 4 ग्रुप्स बताए, मतलब जो हमें मुस्लिम्स के याद रखने हैं? हिंदुस्तानी, ईरानी, हिंदुस्तानी, ईरानी, तुर्रानी हुँ, तुरानी। और अफगानी। अच्छा, हाँ जी सर, ठीक है। अब क्या होता है नेक्स्ट, जब फारूक जो आपका जहांगीर शाह था, इनका पीरियड तो 1 साल का था। देन उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है फारूक सियार की। फारूक सियार उतने कैपेबल नहीं थे, फारूक सियार भी उतने कैपेबल नहीं थे। इसको एम्परर बनाया सैयद ब्रदर्स ने। ये दो पर्सनालिटीज है, याद रखना, ये हिंदुस्तानी नॉबल है, ये हिंदुस्तानी नॉबल है, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ये दो पर्सनालिटी है जो जहांगीर शाह को मार के फारूक सियार को जो है वो एम्परर बना देते हैं। यहां तक समझ आ गया। इसका कारण ये था कि जब सैयद ब्रदर्स, देखो यहां पर वर्सेस लड़ाई किसकी थी, लड़ाई थी जुल्फिकर खान और सैयद ब्रदर्स की। एम्परर का तो कोई लेना देना नहीं था, मतलब ये था कि किसका बंदा जो है वो एम्परर बनेगा। जुल्फिकर खान ने पहले बना दिया था जहांगीर शाह को, लेकिन उसके बाद सैयद ब्रदर्स लेकर आते हैं फारूक सियार को। वो बोलते हैं कि जुल्फिकर खान को मार के फारूक सियार को जो है वो नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो राजा बना देते हैं। अब फारूक सियार जो है वो बेवकूफ़ था, वो पपेट तो था ही था, बेवकूफ़ भी था। सबसे पहले तो वो क्या करता है कि जो कहीं ना कहीं जो इसको लगता था कि जो है वो एक तो पूरी की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सैयद ब्रदर्स संभाल रहे थे। ऊपर से फारूक सियार क्या करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान दे देता है कि आपको जो है वो कोई ट्रेड जो है वो टैक्स देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे फ्री में ट्रेड करो। 1717 में एक फरमान जो है, ये फरमान बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जब ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगा। ये फरमान देता है 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप क्या कर सकते हैं कि ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, इन रिटर्न आपको एनुअली जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो मुझे पे करना पड़ेगा, उसके बदले जो है वो आपको आप पर कोई ड्यूटीज नहीं लगेगी, आप ट्रेड करो। तो इससे है इकोनॉमी, मुगल की इकोनॉमी पर तो नुकसान होगा ही होगा, नो डाउट, लेकिन यहाँ से यूरोपियंस के पास जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स में जो है वो और स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है। सैयद ब्रदर्स इसको लेकर आए थे, फारूक सियार को राजा बनाया था सैयद ब्रदर्स ने। सैयद ब्रदर्स इसको मार देते हैं, ठीक है। लेकिन मारने के लिए सैयद ब्रदर्स को हेल्प लेनी पड़ती है मराठास की। जब मराठास की हेल्प लेते हैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं मराठास में पेशवाज। अब ये एक नया नाम आ रहा है पेशवाज का, ठीक है। तो ये पेशवा वो है बालाजी बाजीराव, बाजीराव मस्तानी वाले पेशवाज हैं ये। तो ये पेशवाज की हेल्प से क्या करते हैं, फारूक सियार को मार देते हैं। और जो नेक्स्ट जो राजा बनाते हैं वो बनाते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को। बीच में दो और छोटे छोटे राजा भी हैं, मुगल एम्परर भी हैं, राफी उस दौला और राफी उस दारा जट, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उनको जो है वो फारूक सियार ही एम्परर बनाते हैं और फारूक सियार उनको मार देते हैं। लेकिन उसके बाद जो बनते हैं, नेक्स्ट बनते हैं, वो बनते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। मतलब फारूक सियार को नहीं सर, रुक जाओ। सर कन्फ्यूज़न हो गया। आपने बोला 1717 में मतलब टैक्स जो है, मतलब वो मतलब उन्होंने बोला कि कोई टैक्स नहीं देना हाँ है ना? फिर उसके बाद आप बोल रहे हो कि सैयद ब्रदर्स ने फारूक शियार को मार दिया। हाँ, फारूक सियार को मार दिया। अच्छा, उसी को तो उन्होंने बनाया था ना? वही तो कह रहा हूँ ना, देखो कि अब क्या हुआ, देखो इंटरेस्ट मैटर कर रहे हैं। अब मान लो मैं किसी को एम्परर बना रहा हूँ और वो मेरे अगेंस्ट मेरी मर्जी के बिना कोई डिसीजन ले रहा है, तो मैं उसको हटा दूंगा। ठीक है, तो सैयद ब्रदर्स ने ऐसा ही किया, उन्होंने फारूक सर को हटा दिया। अब हटाने का मतलब हो गया यहाँ पे मार दिया, क्योंकि हटान तब ठीक है। अगर ऐसे अलग से एम्परर बना रहेगा तो उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, लेकिन ये दूसरे एम्परर को लेकर आगे उसको मार के। इंपॉर्टेंट वो था फैक्टर। हाँ जी। वो था मतलब आफ्टर किलिंग फारूक शियार उन्होंने किसको बनाया? मोहम्मद शाह रंगीला को। रंगीला को। ओके। मीनवाइल 1717 में एक तो फरमान गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, दूसरा 1717 में
बंगाल जो है वो ऑटोनॉमस स्टेट जो है वो बन जाती है। बंगाल का फाउंडर है मुर्शिद कुली खान। 1717 में ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फारूक सियार बंगाल जो है वो ऑटोनॉमस स्टेट बन जाती है, जिसका फाउंडर था मुर्शिद कुली खान। और ये पहले बंगाल हमने पढ़ा था मुगल एम्पायर का पार्ट था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है 1717 में, जब बंगाल के गवर्नर को ये लगता है कि एम्परर तो कमज़ोर है, एम्परर की नहीं चल रही है, तो वो क्या करता है खुद को ऑटोनॉमस डिक्लेयर कर देता है। हालांकि वो ये नहीं ऑफिशियली ये नहीं कहता कि हम जो है वो मुगल एम्पायर से अलग हो गए हैं। वो कहता है कि वी आर पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर, बट ऑटोनोमसली इंडिपेंडेंटली अपने आप रूल करना शुरू कर देता है। तो दैट इज योर फर्स्ट जो यहाँ पर बनता है वो बनता है मुर्शिद कुली खान। ये जब बंगाल के चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो 1717 में बन गया बंगाल, पहली प्रोविंस बन गई, ये याद रखना। उसके बाद फारूक सियार को मारने के बाद सैयद ब्रदर्स राजा बनाते हैं मोहम्मद शाह रंगीला को। और ये मोहम्मद शाह रंगीला, अब इसमें थोड़ी सी समझ होती है, रंगीला का टाइटल इसने खुद खुद को अपने आप खुद से दिया है। ये रंगीला नहीं था, इसका नाम सिर्फ मोहम्मद शाह था। रंगीला का टाइटल इसने खुद इसलिए दिया क्योंकि ये म्यूजिक में ज़्यादा इंटरेस्टेड था, इसको म्यूजिक अच्छा लगता था। 1719 से लेकर 1748, मतलब इसके पास 20-30 साल थे कि ये मुगल एम्पायर को बचा सके, लेकिन ये म्यूजिक में ही बिजी था। अब ये इतने टाइम तक बचा कैसे? उसका कारण ये है कि ये सैयद ब्रदर्स को ही मार देता है। इसको ये पता था कि मुझे सैयद ब्रदर्स ने राजा बनाया, एम्परर बनाया, और अगर मैंने कोई भी डिसीजन गलत लिया या कुछ भी हुआ जो सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट हुआ तो सैयद ब्रदर्स मुझे मार देंगे। तो ये क्या करता है, एक और नॉबल के पास जाता है, दैट इज योर निज़ाम, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, निज़ाम उल मुल्क, नाम याद रखना, निज़ाम उल मुल्क, ठीक है। ये जाता है, ये बोलता है मोहम्मद शाह निज़ाम को कि आप मेरी हेल्प करो, मैं आपको वजीर बना दूंगा, सैयद ब्रदर्स को मार दो। तो ये क्या करते हैं, सैयद ब्रदर्स को मार देते हैं निज़ाम की मदद से। पहला पॉइंट यहां तक ये क्लियर हो गया। अब उसके बाद दूसरा फैक्टर, मोहम्मद शाह रंगीला को यह भी पता था कि अगर मैंने निज़ाम को ज़्यादा क्लोज रखा तो अदर नॉबल्स जो है वो बुरा मान जाएंगे और कहीं ना कहीं लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये क्या करते हैं, निज़ाम को बोलते हैं, आप क्या आपको इसको निज़ाम को ऑप्शन देते हैं कि या तो आप जो हो वो पंजाब संभाल लो या फिर आप दक्कन में चले जाओ। तो ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि ये दक्कन चले जाते हैं, दक्कन यानी कि साउथ इंडिया चल जाते हैं और वहां पर एक अलग से स्टेट बना देते हैं, दैट इज और हैदराबाद। तो 1724 में दूसरी स्टेट बन गई हैदराबाद, जिसको बोलते हैं निज़ाम ऑफ हैदराबाद। लेकिन ये भी अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं करते, ये भी बोलते हैं कि अब हम मुगल एम्पायर का ही पार्ट है, और लेकिन रूल जो है वो इंडिपेंडेंटली करते हैं। जितने नॉबल, ये नॉबल्स हैं, मतलब ये नॉबल्स मतलब अंपायर के अगेंस्ट अगेंस्ट नहीं है, कहीं ना कहीं मुगल अंपायर को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कैपेबल है। ये बात याद रखना, मुर्शिद कुली खान भी कैपेबल था और निज़ाम भी कैपेबल था। तो ये जब अलग से स्टेट बना देते हैं तो यहाँ पर रूल करना शुरू कर देते हैं। और फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि जो है वो हैदराबाद भी राइज करता है और बंगाल भी राइज करेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जब बंगाल और हैदराबाद आएंगे वहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं उसमें दो हमें याद रखने हैं। पहला तो बैटल ऑफ भोपाल। बैटल ऑफ भोपाल जो है वो 1737 में हो रखी है, मराठा वर्सेस निज़ाम, ये याद रखना, मराठा वर्सेस निज़ाम। और इसमें जो है वो विक्ट्री होती है किसकी, मराठा की। मराठा इसमें जीत जाते हैं और निज़ाम इसमें हारेंगे। ये बैटल ऑफ भोपाल याद रखना, 1737 मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल। अब यहाँ पर जो पॉलिसी आती है वो ये कि जब एक मराठा जब राइज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, तो एक्सपेंशन में वो पहुंच जाते हैं नॉर्थ। तो दैट मीन्स मराठा की अटैक, मराठा जो है वो अदर टेरिटरीज में अटैक करते हैं, तो उसमें ये एक बैटल आती है, बैटल ऑफ भोपाल, जिसमें वो निज़ाम को डिफीट करते हैं। तो पहली बैटल तो ये होगी। दूसरा, एक बात ध्यान रखना कि जब भी एम्परर कमजोर होता है तो हमेशा फॉरेन अटैक भारत में देखा गया है। जब भी एम्परर कमजोर होगा, जैसा फॉर एग्जांपल इब्राहिम लोदी उतना ताकतवर नहीं था जितना सिकंदर लोदी था, तो बाबर ने अटैक किया, ठीक है। यहां पर भी ऐसा होता है कि जब मोहम्मद शाह रंगीला था वो म्यूजिक में बिजी था, उसको एडमिनिस्ट्रेशन का पता ही कुछ नहीं था, वो ध्यान नहीं रख रहा था और वजीरों को उसने दूर कर दिया था अपने आप से। तो यहाँ पर नादिर शाह इन्वेजन हो रखा है, और ये नादिर शाह इन्वेजन की वजह से जो यहाँ पर बैटल हुई है, बैटल ऑफ करनाल 1739 में, ये गेम चेंजर बैटल है। इस बैटल से जो है वो पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो चेंज हो जाती है।
यहाँ पर जो है इस बैटल में अगर हम बात करें, नादिर शाह का विक्ट्री होती है, मोहम्मद शाह रंगीला बहुत बुरी तरह से हारता है। नादिर शाह के बारे में अगर हम बात करें तो ये पर्शियन रूलर था और इसने जो है वो भारत पर अटैक किया। उसके कारण क्या थे? तो सबसे पहला ये अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना चाहता था। ये चाहता था कि ट्रेड एंड कॉमर्स, जो खाइबर पास के थ्रू जो है वो ट्रेड एंड कॉमर्स, जो एंशियंट ट्रेड रूट था, जो बाबर के अराइवल का भी एक कारण था, उस पर कंट्रोल करना चाहता था। दूसरा, डिसरिस्पेक्टेड बाय रंगीला। मुगल एम्पायर में शुरू से ही जो ईरान था, ईरान एम्बेसडर एक्सचेंज होते थे, जैसे आज हमारी एम्बेसीज है अदर कंट्रीज़ में, तो वैसे उस टाइम पर भी था। तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है वो रिफ्यूज़ कर देता है कि मुझे जो है वो ईरान के साथ कोई भी जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखने। तो कहीं ना कहीं जो है वो नादिर शाह जो है वो इसको इंसल्ट मानता है और पनिश करने के लिए जो है मोहम्मद शाह रंगीला को जो है वो अटैक करता है। इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि वेल्थ जो है वो, इंडिया की जो वेल्थ थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है, तो वो भी जो है वो नादिर शाह को जो है वो अट्रैक्ट करती है। पॉलिटिकल वैक्यूम इन नॉर्थ। जब दिल्ली में राजा कमजोर है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वैक्यूम जो है वो नॉर्थ में क्रिएट हो जाता है, जो भी इनवाइट करता है जो है वो वेस्ट से अटैक करने के लिए। तो यहाँ पर जो एक्शन होता है वो होता है नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला, और मोहम्मद शाह रंगीला को सपोर्ट करता है नवाब ऑफ अवध। अवध के नवाब जो थे शादत खान, वो हेल्प करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला की। इसका रिजल्ट, इस बैटल का रिजल्ट जो है वो सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। नादिर शाह की विक्ट्री सबसे पहला। देन उसके बाद यहाँ से अगर एम्परर हार गया तो इससे क्या है कि उसकी वीकनेस जो है वो एक्सपोज्ड होती है। मतलब एम्परर उतना स्ट्रांग नहीं है। पता कैसे चला कि एम्परर स्ट्रांग नहीं है? इस बैटल से, बैटल ऑफ करनाल 1739, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल है ये। यहाँ से एम्परर कमजोर होता है। और राइज ऑफ यूरोपियन, मतलब जब यहाँ से पता चल जाता है कि एम्परर जो है वो हार गया है, एम्परर हार गया है और वो उतना स्ट्रांग नहीं है, उसके पास उतनी स्ट्रांग आर्मी नहीं है, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो हमसे लड़ सके। दैट मीन्स यहाँ से एक तो सबसे पहले राइज होता है यूरोपियंस का, यूरोपियंस राइज करते हैं। दूसरा, उसके बाद मराठास भी यहाँ से राइज करते हैं, बंगाल भी यहाँ से राइज करता है, हैदराबाद भी यहाँ से राइज करते हैं। तो कहीं ना कहीं रीजनल स्टेट्स, जाट और सिख भी यहाँ से जो है राइज करते हैं। पहला फैक्टर। एक और यहाँ पर आता है, वो आता है प्लंडर दिल्ली। नादिर शाह दिल्ली को लूट कर जाता है, इतना लूट कर जाता है कि वो 3 साल जो है वो ईरान में टैक्स ही नहीं लगाता। सोचो 3 साल उसने टैक्स नहीं लगाया, और आज के अप्रोक्सीमेट अकॉर्डिंग चले तो वो बहुत ज़्यादा। सबसे पहला तो पीकॉक थ्रोन, जो शाहजहां की पीकॉक थ्रोन थी, उसको लेकर जाता है। कोहिनूर डायमंड, कोहिनूर डायमंड जो अभी क्वीन विक्टोरिया के वहां पर जो है उनके हैट पर लगा है, वो डायमंड जो है वो यहाँ से लेकर जाता है नादिर शाह। मिलियंस ऑफ मनी, गोल्ड, एलिफेंट और ह्यूमंस, यानी कि स्लेव्स वगैरह भी जो है वो यहाँ से लेकर जाता है। दैट मीन्स वो 3 साल जो है वो ईरान में टैक्स नहीं लगाता, इतना टैक्स यहाँ से कलेक्ट, इतनी लूट मार करके यहाँ से जाता है। देन उसके बाद मोहम्मद शाह सर रंगीला की, वो यहाँ पे रूल नहीं करता है, मतलब जब वो चला गया, उसका लूट लाट इंटरेस्ट के ही नहीं वापस था, चला गया। उसका इंटरेस्ट नहीं था रूल करने का। वो क्या करता है, और सिर्फ दूसरी चीज कि ये जो नवाब ऑफ अवध हैं, ये मतलब मोहम्मद शाह को सपोर्ट करते हैं। हाँ, नवाब ऑफ अवध, क्योंकि ये अवध जो था उस टाइम पे मुगल एम्पायर का पार्ट था ना, और ये गवर्नर था शादत खान अवध का। यूपी में वाला अवध। हाँ, यूपी वाला अवध, तो ये सपोर्ट करता है। ओके। फिर जब वापस जा रहा होता है ना नादिर शाह, तो वो अगेन जो है वो क्या करता है कि मुगल एम्परर जो वो मोहम्मद शाह रंगीला को बना देता है, और उसको बोलता है कि देख, अगर तू चाहता है कि मैं अटैक ना करूं तो मुझे तू एनुअली इतना पैसा दे दिया करो। तो जहाँ जो नादिर शाह था उसने अटैक किया था और वापस जो है वो ईरान चला जाता है। उसको पता चल जाता है कि भारत में कुछ बचा नहीं है, यहाँ पर यूरोपियन राइज कर रहे हैं, यहाँ पर जाट राइज कर रहे हैं, यहाँ पर सिख राइज कर रहे हैं, यहाँ पर मराठास राइज कर रहे हैं। तो ऐसे फालतू में इनसे क्यों लड़ना, अपने ईरान चले जाओ वापस, वहां पर रूल करते रहो। फिर उसके बाद 1748 में जो है वो डेथ हो जाती है रंगीला की, मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो जाती है, जिसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो एम्परर बनते हैं वो बनते हैं अहमद शाह। 6 साल के लिए ये बनते हैं, ठीक है, याद रखना। इनके टाइम पे एक वॉर हो रखी है, वो है कर्नाटिक वॉर। पहली कर्नाटिक वॉर इनके टाइम पे हो रखी है। ये कर्नाटिक वॉर अभी हम जब आगे पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कर्नाटिक वॉर है क्या। ये लड़ाइयाँ हो रखी है बिटवीन फ्रांस वर्सेस इंग्लिश, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच की जो कंपनी थी, उन दोनों के बीच में जो लड़ाइयाँ हो रखी है, दैट इज योर कर्नाटिक वॉर।
मैंने आपको बताया ना कि जब 1739 में बैटल ऑफ करनाल हुई तो उसके बाद यूरोपियंस एक्टिव हो गए। फिर उन्होंने क्या किया कि सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं, पॉलिटिकली भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया भारत को। तो उसका जो रिजल्ट है कहीं ना कहीं वो कर्नाटिक वॉर्स है सबसे पहले। तो यहाँ पर वो शुरुआत होती है पहला। दूसरा, अहमद शाह के टाइम पे अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया है। अहमद शाह अब्दाली ने फ्रिक्वेंटली जो है वो रेड किया है 1761 तक। जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है तब तक जो है वो अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर अटैक किया है। ये अफगान का गवर्नर था और इसने जो है वो मल्टीपल टाइम जो है वो अटैक किया है भारत पे। और अहमद शाह का जो वजीर था दैट इज योर इमाद उल मुल्क, यानी कि इमाद, ये क्या करता है, अहमद शाह को इम्प्रिजेंट मतलब कैद कर लेता है और उसके बाद जो है वो इसको जो है वो ब्लाइंड भी कर देता है। वजीर जो है वो एम्परर को ब्लाइंड कर दे रहा है। तो आप सोचो कि वजीरों की कितनी चल रही है। वजीर, इमाद इसका वजीर था, याद रखना, और ब्लाइंड करके मार देता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखना। देन उसके बाद नेक्स्ट जो एम्परर बनते हैं, ठीक है, वो बनते हैं आलमगीर सेकंड। और आलमगीर सेकंड जो है वो इसको भी जो है वो इमाद उल मुल्क मार देता है, आलमगीर सेकंड को भी। और इसका जो टाइम है वो है 1754 से लेकर 1759। और इसके टाइम पे हो रखी है बैटल ऑफ प्लासी 1757। ये बैटल भी हम अच्छे से कवर करेंगे जब हम बंगाल को पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर याद रखना। और ये बैटल है, ये बैटल हो रखी है सिराजुद्दौला, सिराज उद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर लीड किया था क्लाइव ने। ये कुछ एक कंसेप्ट है जो आपको जब आगे आप पढ़ोगे तो वहां आपको और अच्छे से क्लियर होंगे। देन उसके बाद फिर सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला नवाब था बंगाल का। ये बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में हो रखी है। जब बंगाल को पढ़ेंगे तो वहां पर ये बैटल आएगी और वहां आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन अब्दाली इन्वेजन यहाँ पर कंटिन्यू रहा है टिल 1761 बैटल ऑफ। और यहाँ पर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है जो मराठा वर्सेस अब्दाली हो रखी है। इसके ऊपर मूवी भी बन रखी है पानीपत। तो वो पानीपत मूवी है वो इस बैटल के ऊपर बेस्ड है। इसके बाद एक साल के अंदर जो दूसरा, जब इमाद मर जाता है, इमाद क्या वो क्या करता है, आलमगीर सेकंड को मार देता मराठा वर्सेस अब्दाली। है। अब्दाली, हाँ जी। ये कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा कि मराठा तो साउथ में थे और अब्दाली ने अटैक किया नॉर्थ में। तो ऐसा क्या हुआ कि अब्दाली मराठा जो है वो नॉर्थ पहुंच गए और वो भी पानीपत में पहुंच गए। पानीपत इज इन हरियाणा। तो ये पूरा फैक्टर आपको मराठा की हिस्ट्री में कवर होगा। बस यहाँ पर ये याद रखना और ये पर्सनैलिटी का नाम याद रखना कि किसके टाइम पे ये बैटल हो रखी है, ये मैं वहां पूछूंगा आप लोगों से क्योंकि। देन उसके बाद नेक्स्ट है अब्दाली इन्वेजन, यहाँ पर 1761। उसके बाद आता है शाहजहां थर्ड। आलमगीर सेकंड को मार के इमाद क्या करते हैं, शाहजहां थर्ड को जो है वो एम्परर बना देते हैं। ये याद रखना 1759 में। बट लेकिन ये एक साल के लिए बनते हैं और इसको रिप्लेस कर दिया जाता है शाह आलम सेकंड के द्वारा। शाह आलम सेकंड जो है वो नेक्स्ट जो है वो मुगल एम्परर बनते हैं और इनको बनाते हैं मराठाज। यहाँ तक काफी है। ये किस बनते हैं, मतलब शाहजहां 3 कब से कब तक बने? 7